तो मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के लिए बाइंग का रोल क्या है, बाइंग कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। हमारे साथ अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एक्सपोर्ट के लिए बाइंग का रोल क्या है। जी कलीमुल्ला, ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया इसमें सर। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जब बीइंग एक्सपोर्टर आप काम करने जा रहे हैं, जी सर। तो अगर आपकी बाइंग अच्छी नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक तो है आप सर। सिंपल सी बात करते हैं कि बाइंग इज द की टू सक्सेस जी इन सर। एक्सपोर्ट बिजनेस। यानी कि वही जो बैक बोन होती है ना बिजनेस की, बैक बोन जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वही आपका बाइंग प्रोसेस है। जी सर। अगर आपका बाइंग प्रोसेस, आप पूरा प्रोसेस को समझ जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च आ जाता है, प्रोडक्ट साइकिल आ जाता है, प्रोडक्ट सप्लाई मैनेजमेंट आ जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने बिजनेस में 100% कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है। सर, ठीक है। अब आपने जब पूछा कि बाइंग का रोल क्या है, जी तो सर। बाइंग का रोल ये है कि मेरे प्यारे भाई, आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है पैदा कहाँ पर हो रही है, ग्रो कहाँ पर हो रही है, या मैन्युफैक्चर कहाँ पर हो रही है। सपोज करते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है सर। तो अब आपको पता है कि ड्राई फ्रूट जो है ज़्यादातर बलूचिस्तान में या सरहद के अंदर जो केपीके में पैदा होते हैं। जी ठीक है। सर। अब वहाँ पर आप बात करते हैं कि जो लोकल फार्मर हैं या लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो कौन से सीज़न में, मसलन हम बात करेंगे खुबानी की या कोई भी अगर ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, तो वो कौन से सीज़न में पैदा होता है। जी ठीक सर। है। और उस सीज़न में उसकी कितनी क्वांटिटी पैदा होती है, कंजप्शन कितनी है, लोकल कंजप्शन कितनी है, और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं। सही हो गया तो सर। ये आपने जब रिसर्च करना है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, मसलन हल्दी की, टर्मरिक की बात कर लेते हैं, या हम बात करते हैं जो सब अच्छी तरह जानते हैं, चावल की बात कर लेते हैं। जी सर। अब आपको पता है कि नारोवाल है, शेखपुरा है, ये रीजन जो है ये चावल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे एशिया में। सही हो गया सर। तो आपको ये पता है कि बासमती चावल पाकिस्तान में कितना ग्रो होता है, और लोकल इसकी कंजप्शन कितनी है, और जी किस सर। क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। फिर आपको पता है कि साल में कौन से सीजन में ये चावल की फसल तैयार होती है, मुंजी बनती है, और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। जी सर। बिल्कुल। तो अब इसका जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है ये आपको पता है। तो अब इस लाइफ साइकिल को मद्देनजर रखते हुए आप कहेंगे कि मैंने बाइंग किस सीजन में करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर आप चावल के एक्सपोर्टर हैं, जी तो सर। आपको ये समझना है कि मैंने जनवरी में, फरवरी में या मार्च में कौन से सीजन में मैंने चावल की बाइंग करनी है। जी अब सर। चावल में भी इरी आ जाता है, बासमती आ जाता है, कौन सा चावल है, आप कौन से चावल की बाइंग कर रहे हैं। अगर आप 11-21 कायनात की बात करते हैं, कर्नल की बात करते हैं, या आप दूसरा कोई भी इसकी टाइप ले लेते हैं, जी सर। तो आप फिर उस हिसाब से बाइंग करते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कौन सी जो है टाइप इसकी डिमांड कर रहा है। अब बासमती में 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। जी सर। तो होता क्या है कि अगर आप लोकल जो होलसेलर उन पे डिपेंड करते हैं, तो वो मुंजी को ही लेकर मिक्स कर देते हैं। वो बासमती की मुंजी एक टाइप की, दूसरी टाइप में, तीसरी टाइप में, 3 तरह की बासमती की मुंजी को मिक्स कर देंगे। तो जब वो वहीं पे मिक्सिंग होगी तो प्रोसेस में आप कैसे उसे सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल तो सर। इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है कि जब आपने मुंजी की बाइंग करनी है, जी सर। या जो भी आपका सप्लायर है, जो आपने उसे कहना है कि भाई मुझे अगर कायनात 11-21 चाहिए, तो उसकी जो मुंजी है जब आप बाय करोगे तो उसको अलहदा से रखना है, और उसका पूरा प्रोसेस साइकिल जो है वो अलहदा से होना चाहिए, ठीक हो ताकि वो गया सर। मुंजी आपस में मिक्स अप ना हो। अब वो अगर इसमें वो कैपेसिटी है कि वो इतनी क्वांटिटी में बाय करके अलहदा रख के उसको अलहदा प्रोसेस कर सकता है, और पूरे साल में अगर आपकी 10 शिपमेंट है, 12 शिपमेंट है, 20 शिपमेंट है, उतनी क्वांटिटी आपको दे सकता है, तो वो आपका रिक्वायर्ड जो है ये ट्रस्टेबल सप्लायर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस सारी चीज़ को हम कहते हैं कि आपने बाइंग सीजन में की। जी फिर सर। इस बाइंग प्रोसेस को आपने कैसे आगे लेके चलना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो ये सारा एक्सपोर्ट में बहुत अहम रोल है इस सारी चीज़ का। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप हमें बताएं एक्सपोर्ट के लिए किस तरह के सप्लायर्स होने चाहिए और कौन से सप्लायर को फाइनल करना चाहिए। जी, अब जैसे हमने बात की कि जब आपने सप्लाई लेनी है, जी सर। तो आप कोई भी प्रोडक्ट जब फाइनल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें जो है 3 तरह के सप्लायर आप समझ लें। जी कि एक सर। छोटा सप्लायर है, एक इंटरमीडिएट लेवल का है, और एक बड़ा सप्लायर है।
अब इसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप वो सप्लायर मेंटेन करोगे कि जो आपका जो बिज़नेस का वॉल्यूम है, जो आपकी शिपमेंट की जो क्वांटिटी है, उस सारे को मेंटेन करने में यानी प्रोडक्ट में ये है कि आपको आपको ऑर्डर मिलता जा रहा है, जी लेकिन सर। आप ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं कर पाते, तो फिर आपको इस बिज़नेस में क्या क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल सर। किसी भी कंपनी के लिए सबसे अहम ये होता है कि उसको सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहे। जी सर, बिल्कुल ऐसा तो ही। वो फिर ऐसे सप्लायर को लेती है जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो सेम क्वालिटी राउंड द ईयर पूरा साल वो प्रोवाइड कर सके। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो आपको भी ऐसा सप्लायर लेना है, या तो आप में इतनी कैपेसिटी हो कि आप बाइंग करके पूरे साल के लिए रख सको, या फिर आपको ऐसा सप्लायर मैनेज करना होता है कि जो पूरे साल के अंदर आपकी जितनी शिपमेंट हो, आपकी एक्सपेक्टेड शिपमेंट होती है, आपको पता होता है कि पिछले साल में मैंने 15 शिपमेंट की है, नेक्स्ट ईयर मैंने 20 करनी है, तो आपकी वो एक्सपेक्टेड शिपमेंट की क्वांटिटी को मेंटेन कर सकता है और जी क्वालिटी को सर, भी मेंटेन कर सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। इसमें फिर आप प्राइस जो है 19-20 अगर वो थोड़ी ज़्यादा भी ले रहा है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट भी तो कर रहा है। जी सर, तो बिल्कुल फिर ऐसा ही है। यहाँ पर आप आ रहे हैं कि आपने अगर इतना कमा रहे हैं, मसलन आप 20% कमा रहे हैं, तो 2% उसे देते हुए भी कोई इशू नहीं है। ऐसा ही है यहाँ सर। पर प्राइस का इशू इतना नहीं आता, क्योंकि आपको क्वांटिटी चाहिए और राउंड द ईयर चाहिए। तो यहाँ पर छोटा सप्लायर आपको वो चीज़ सहूलत नहीं दे सकेगा। यहाँ इंटरमीडिएट और बड़ा सप्लायर जी और सर, जो बंदा कमिटेड है आपको, जिससे ऑलरेडी एक्सपोर्ट का क्वालिटी मेंटेन करने का एक्सपीरियंस और जिसमें पोटेंशियल भी है कि उसका वेयर हाउस भी है, प्रोसेसिंग पूरा सिस्टम है, और उसके साथ साथ वो इतनी क्वांटिटी मेंटेन भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है तो सर। आपको ऐसा सप्लायर फाइनल करना होता है क्वांटिटी के हवाले से जो मेंटेन कर सके और क्वालिटी के हवाले से मेंटेन कर सके। वो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भाई उसने इन्वेस्टमेंट की है, बाइंग एक ही दफ़ा करके उसने रखी है, तो वो दूसरों की निस्बत आपको थोड़ा सा रेट ज़्यादा देगा। लेकिन आप ये बात समझें कि जब आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकेंगे, तो आप 20-30% कमाई कर सकेंगे। अगर आप ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं कर पाए, तो आप उसमें अर्निंग कैसे करोगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटे सप्लायर के साथ साथ आप एक ऐसा सप्लायर भी मेंटेन रखो कि जो ज़रूरत पड़ने पर आपको सप्लाई दे सके। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जिस तरह आपने सप्लायर के हवाले से बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सप्लायर का एक्सपोर्टर की कामयाबी से क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। अब देखें, एक सप्लायर है, आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। जी सर, अगर बिल्कुल। आपका सप्लायर ट्रस्टवर्थी नहीं है, वो कहता है 5 दिन बाद मैं आपको शिपमेंट दे देता हूँ, जी सर। लेकिन आपको वो 5 दिन बाद शिपमेंट ही नहीं देता, तो तो और वो कहता है कि ये क्वालिटी मैं आपको दे सकता हूँ, जी और सर, वो जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो दे ही नहीं पाता। तो कामयाब तो हो ही नहीं सकते सर तो ऐसे। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन टाइम डिलीवरी जी सर। ऑफ योर स्पेसिफाइड, जो आपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या स्पेसिफिकेशन दी है क्वालिटी की, वो क्वालिटी और इन टाइम डिलीवरी अगर वो आपको दे सकता है, तो वो आपका ट्रस्टेड है और वही आपकी कामयाबी में रोल प्ले कर सकता है। वरना अगर वो, एक तो ये कि क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाता, जी सर, दूसरा ये कि इन टाइम डिलीवरी नहीं देता, तो इन दोनों सूरतों में एक्सपोर्ट का काम आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा ही तो है, बिल्कुल इसीलिए ऐसा ही उसका है। बहुत ज़्यादा रोल है। आपने जब भी करना है तो आप या तो खुद आपके अंदर इतना पोटेंशियल हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को ख़रीद के उसको खुद सारा प्रोसेस करके उसको रख सकते हैं और अपना पूरा मेंटेन कर सकते हैं और इन टाइम आप सप्लाई दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा ही आपके है पास सर। इतना कैपिटल नहीं है, तो फिर आपको किसी ऐसे सप्लायर से जुड़ना है जो ट्रस्टेड हो, इन टाइम डिलीवरी दे सके और आपकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को पूरा कर सके। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप देखते हैं कि एक पूरी सप्लाई लाइन के अंदर जो जो लोग शामिल होते हैं उसको जी सर, सप्लाई चेन कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे पहले तो आप ले लें फार्मर, अगर हम चावल की बात करते हैं, फार्मर जी सर, है बिल्कुल। वो ग्रो करता है इसको। फिर उसके बाद जो छोटा बंदा, मतलब जो ट्रेडर होता है, जो जिसे हम आड़ती कहते हैं, वो उससे बाय करता है, ऐसा ही है सर, और बिल्कुल ऐसा आड़ती ही से है। फिर आगे जो है वो शैलर वाला जो उससे बाय करता है, और फिर शैलर वाला जो है आगे उसको प्रोसेस करता है, मिल जो राइस मिल है वो इसका, तो मिल ऑनर आ गया। मिल ऑनर के बाद फिर आगे एक्सपोर्टर आता है। तो जी ये जो सर। 4 बंदे हैं, फार्मर है, फिर आगे आड़ती है, आड़त के बाद आगे आ जाता है
वो शैलर वाला, फिर राइस मिल ओनर आ जाता है। तो ये सारी जो चेन है, इस चेन में एक तो फार्मर ने क्वालिटी मेंटेन करना होती है कि आप ये देखते हैं कि वो जो फार्मर है, क्या जी उसने सर। ये जब फसल बोई है और उसने सही वक्त पे पानी दिया और वक्त पे सारी खादों का इस्तेमाल किया है कि फसल अपनी पूरी जो होता है पूरी स्पेसिफिकेशन उसके साथ ग्रो हुई है। जी ये तो सर। नहीं हुआ कि सूखे में ही फसल बन गई है तो वो आधी मुरझाई हुई और मरी हुई होगी, तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी। बिल्कुल सर, अगर ऐसा उसने ही है। खादों का सही इस्तेमाल नहीं किया, पूरे जो साइकिल था पानी का वो उसको सही टाइम पे नहीं दिया, और वो सारी प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब है आपका फार्मर कमज़ोर है। तो एक तो ये है कि आपने ये देखना है कि वो कौन से फार्मर हैं। इसमें जी हमारे सर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो इस बात को बेटर समझते हैं। उसके बाद फिर आड़ती आ जाता है। अब आड़ती जो होते हैं वो मुख्तलिफ फार्मर से लेकर, एक बंदा उसने पानी नहीं दिया फसल को जितना रिक्वायर्ड था, दूसरा बंदा उसने दिया, और वो दोनों से बाइंग करके उसकी मिक्सिंग कर देता है, और उसको कोई गर्ज नहीं है आप उससे क्या करो, तो वो वहां पर भी आपकी सप्लाई खराब होगी। बिल्कुल ऐसा ही है अगर सर। फिर आगे आप शैलर के पास आ जाते हैं, तो अगर आड़ती नहीं करते तो शैलर वाले मिक्सिंग कर देते हैं, तो क्वालिटी नहीं फिर रहती वो। मेंटेन नहीं हो पाता। अगर राइस मिल वाले भी ऐसा, तो इस सारी का मतलब ये है कि आप बीइंग एक्सपोर्टर, फार्मर से लेकर शैलर वाले से लेकर राइस मिल ऑनर से और आड़ती, ये चारों लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। जी आप उसे सर। बताते हैं कि मुझे ये क्वालिटी मेंटेन करनी है और मुझे इस तरह का माल चाहिए और इस तरह की सप्लाई चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट करनी है। ऐसा ही है और मेरे सर। पास, मैं वो जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है पूरी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो है उस हिसाब से नहीं आती। तो आप वो सारी पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसी का नाम है कि वो पूरी जहाँ जहाँ से आपने सप्लाई लेनी है उस पर आपका कंट्रोल होता है, और आप उसे बेहतर तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाइड कर पाते हैं और उनसे रिजल्ट ले पाते जी सर, बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपोर्टर के लिए पूरे साल की बाइंग करना जरूरी है? देखें, अगर तो आप सीजनल एक्सपोर्टर हैं कि आपने सिर्फ एक ही दफ़ा मैंगो की एक्सपोर्ट करके पूरा पूरा साल बैठे रहना है, किन्नों की एक्सपोर्ट करके आपने बैठे रहना है, जी सर। तो ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल लेकिन ठीक है। अगर आप गारमेंट्स में आ जाते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं, फुटवेयर में आ जाते हैं, आप इसी तरह से आ जाते हैं फूड आइटम में, बासमती चावल है, तो आपको पता है पूरा साल जो है फूड आइटम बिकती हैं, पूरा साल बेडशीटें बिकती हैं, पूरा साल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं। ऐसा ही है सर, तो उस बिल्कुल। हवाले से आपको फिर पूरे साल की प्लानिंग करना होती है, और आपको ऐसे सप्लायर्स और ऐसा पूरा सिस्टम मैनेज करना होता है कि आप साल में अगर आपको 10 ऑर्डर मिले और हो सकता है अगली दफ़ा 20 मिल जाए, तो आप सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सको। जी आपके सर। पास इतना कैपिटल भी होना चाहिए, इतने आपके पास सप्लायर भी होने चाहिए, इतना वॉल्यूम और क्वांटिटी और क्वालिटी मेंटेन करने का पूरा सिस्टम जो होता है वो होना चाहिए, तभी तो आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो कम से ज़्यादा और ज़्यादा से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा की तरफ मूव करे। ऐसा तो ही है उसके सर। लिए ये है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको ये सारी प्लानिंग और मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बैंक या इन्वेस्टर का बाइंग प्रोसेस में क्या रोल होता है? देखें, इसमें अगर हम बात करते हैं कि बैंक जो है, बैंक क्या करता है कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है फाइनेंस, जिसे हम रनिंग फाइनेंस कहते हैं या करंट अकाउंट के अंदर फाइनेंस कहते हैं। जी सर। तो आप जब बाइंग कर रहे हैं तो वो आपको उस बाइंग के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसा ही है तो सर। सीजनल बाइंग के लिए आपको जो है एक आपके पिछले जो क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको एक लिमिट दी जाती है। जी सर। तो जो जितने भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं या बड़े होलसेलर्स हैं या मिल ओनर्स हैं, उन सबको एक 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़ की लिमिट दी होती है कि बाइंग सीजन में वो बाइंग कर सके। जी तो सर। बैंक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टर्स जो आ जाते हैं, तो आपको सपोज एक बड़े वॉल्यूम में बाइंग करना है। अब अगर सीजन अब है बाइंग का, तो आप समझते हैं अगर अब मैंने बाइंग ना की तो बाद में मैं अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सकूंगा। ऐसा ही तो है सर, आप बिल्कुल। सपोज आप हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, मैंने बाइंग करनी है, जी और सर। अगर ये सीज़न आउट हो जाता है तो मुझे बाद में महंगा मिलेगा और मैं अपना एक्सपोर्ट का साइकिल मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही है तो सर, बिल्कुल। बैंक और इन्वेस्टर जो होते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, जी सर। ताकि आप राइट टाइम पे राइट बाइंग कर सकें और बाद में आप अपना इस बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो इनका बहुत बड़ा और मेजर रोल होता है इसमें। जबरदस्त सर।
बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई ही बाइंग का एक्सपोर्टर की कामयाबी और नाकामयाबी से रोल होता है उसके साथ, कामयाबी और नाकामयाबी के साथ? बिल्कुल सही बात है। आप ये जानने की आपकी ख्वाहिश भी है और आपको जानना भी चाहिए। जी सर तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में अभी तक की कन्वर्सेशन में हमारे व्यूअर्स उनको भी समझ आ गई होगी कि बाइंग अगर अच्छी नहीं होगी जी तो सर। आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आप आपका कंपटीशन आप करने जा रहे हैं एक ऐसी मार्केट में जहां पर इंडियन भी बैठा हुआ है, जहां पर बांग्लादेशी भी बैठा हुआ है, जहां पर श्रीलंकन भी बैठा हुआ है, और एशिया के बहुत से दूसरे ममालिक से भी लोग जो है, अफ्रीका से भी, एशिया से भी, हर जी जगह सर। से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, आप इंटरनेशनल मंडी में जा रहे हैं, जी सर बिल्कुल जहां ऐसा ही पर है। आप ये कहते हैं कि मैं, अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट $10 में दे रहा है और एक बंदा वही क्वालिटी $9 में दे रहा है और एक बंदा वही क्वालिटी $8 में दे रहा है, तो बायर जो होता है उसके लिए क्वालिटी सेम होनी चाहिए। उसके लिए फर्क नहीं पड़ता कि ये श्रीलंकन है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। बिल्कुल सर ऐसा उसके ही लिए है। फर्क ये पड़ता है कि क्वालिटी सेम है, प्राइस लो है, तो उसका मतलब ये है कि इस बंदे की जो सप्लाई चेन है वो अच्छी है, और वो ये सिर्फ मेंटेन देखता है कि क्या तुम ये जो क्वालिटी है पूरा साल मुझे प्रोवाइड कर सकोगे। वो कहता है इट्स ओके, आई कैन प्रोवाइड। वो कहता है ठीक है, $8 के हिसाब से बाय कर लेता हूँ। वो क्यों $10 या $9 की लेगा। अब मैंने बिल्कुल आपको सर। अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताया कि मैंने जब टॉवल का किया बिजनेस, तो मैं $12 में सपोज करो उसको बाय कर रहा था। फर्स्ट जी टाइम सर। मैंने 12 में किया, दूसरी दफ़ा 9 में किया, तीसरी दफ़ा 6 में, चौथी दफ़ा 3.5 में किया। तो वो जो मेरा बाइंग का प्रोसेस था उसको मैं इम्प्रूव करता गया और मैं आगे से आगे उससे लर्निंग करता गया। तो जब मैं 3.5 में बाय किया तो मुझे पता चला वो मैं, लेकिन ये साइकिल तक पहुंचने के लिए मुझे 4 महीने का अरसा लगा और बहुत मेहनत करना पड़ी, रिसर्च करना पड़ी, और फिर जाके मैं यहाँ तक पहुंचा। जी सर बिल्कुल ठीक है। तो हर प्रोडक्ट में आपको देखना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट को मैं कम से कम कब, कहाँ से और कैसे, जी सर। यानी कि कब, कौन से वक्त में, कहाँ से, यानी किस शहर से, किस मुल्क से, या किस सूबे से, या किस गांव से, ठीक जी है, सर बिल्कुल और ठीक है। कौन से वक्त में कहाँ से और कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल सर तो ठीक जब है। आप इन पैरामीटर पे रिसर्च करते हुए आप अपनी बाइंग इतनी एफिशिएंट कर लेते हो कि कोई दूसरा बंदा उतनी अच्छी बाइंग नहीं कर सकता। आपने बेहतरीन क्वालिटी बहुत ही मुनासिब रेट पे बहुत अच्छे टाइम पे खरीद ली है, जी सर। तो फिर आप मार्केट में उसे अपनी मर्जी से जब चाहो एक अच्छे मुनाफे पे सेल कर सकते हो। बिल्कुल तो सर ऐसा ही बाइंग है का बिल्कुल। आपकी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत मेन रोल होता है। जी सर बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और न्यू कमर्स जी जी। के लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, आज हमारे पाकिस्तान में 60% जो लोग हैं माशाल्लाह वो यंगस्टर्स हैं, जी सर पढ़े बिल्कुल। लिखे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने वो इल्म और नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने सूबे में और फिर अपने मुल्क में जी रिसर्च सर। करें और देखें कि उनके सराउंडिंग में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको वो बेहतर मैनेज करते हुए, जिसकी होलसेल कर सकते हैं और जिसकी वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। और जब वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी को, दोनों को वो मैनेज कर सकते हैं, जी सर। क्वालिटी को और क्वांटिटी को। तो मेरे ख्याल में उन्हें दुनिया में कामयाब होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल सर ठीक है, ऐसा ही तो है। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि वो अपने इलाके से कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं और वो कम से कम और बेहतरीन क्वालिटी कब और कैसे ले सकते हैं, और जी फिर सर। दुनिया में उसकी डिमांड कहाँ पर है और उससे मुझे कहाँ पे सेल करना है। बिल्कुल ठीक है ठीक सर है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब कोयला जो होता है उसकी डिमांड आप उससे पूछो जो कबाब बना के बेच रहा है, बिल्कुल सर ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही लेकिन दूसरे बंदे के लिए वो कोयला है जो हाथ भी और मुंह भी काला करता है। लेकिन जो बंदा उसी कोयले के ऊपर कबाब बना के सेल कर रहा है उसके लिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, है। ऐसा ही है क्योंकि सर उसके बिल्कुल। उसकी रोजी रोटी और उसका बिजनेस चल रहा है। तो अब वो कोयला भी जो है कोई बंदा होलसेल भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है और उसका बिजनेस भी कर रहा है। बिल्कुल सर तो ऐसा ही है इससे बिल्कुल। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो आप कहाँ से खरीदनी है, किसको बेचनी है, अगर इससे मेहनत कर लेते हैं
तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात कि हमेशा जो कमिट करें, अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करें, कमिटमेंट पूरी करें, और जब आप क्वालिटी जो आपने कमिट किया है, जो स्पेसिफाइड पैरामीटर्स हैं वही आपने दी है, तो इसी कमिटमेंट की बेस पर आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। और नेक्स्ट के बाद अगर एक बंदा दूसरी दफ़ा आपको ऑर्डर दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ट्रेड अच्छी है या मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है? देखें, मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ। जी सर। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई हुई है। एक तरफ तो एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी तरफ लेबर की जो कॉस्ट है, एनर्जी की कॉस्ट है, तीसरी तरफ फिर आ जाता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं। ये सारा कुछ इतना ज़्यादा एक मिक्स अप हो गया हुआ है। हालात जो है मैन्युफैक्चरर के लिए, आप देखें कि उसको बिजली के बिल भी पे करने हैं, जी वर्कर की सर। तनख्वाहें भी पे करनी है, मशीनरी उसने लाखों करोड़ों की लगाई हुई होती है, वो अपने बिजनेस की शिफ्टिंग भी नहीं कर पाता। तो ट्रेडर जो होता है उसके लिए बहुत आसान है। आज वो मोबाइल बेच रहा है, अगर वो समझता है मोबाइल पे मुश्किल है तो कल को वो किताबें बेचना शुरू कर देगा। ऐसा ही है सर, अगर वो बिल्कुल। उसको समझता है ये मुश्किल हो गया तो वो उसी पैसे को निकाल के कंप्यूटर पे लगा देगा, कंप्यूटर बेचना शुरू कर देगा। तो ट्रेडर के लिए बिजनेस शिफ्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ट्रेडर को इतना ज़्यादा स्टाफ भी नहीं रखना पड़ता, अपने कैपिटल को रिवॉल्व करने में भी कोई इशू नहीं होता। तो ट्रेडिंग बहुत आसान बिजनेस है, जी सर। शिफ्टिंग भी आसान है, इसमें लॉसेस भी कम हो सकते हैं। मेरा हमेशा से पसंदीदा बिजनेस रहा है ट्रेडर। जी और सर। मैं कहता हूँ कि ट्रेडर का मैन्युफैक्चरर बंदा बन जाए कि पहले वो इतनी सप्लाई अपनी मैनेज करे कि सेल के वो इतना ज़्यादा उसके पास क्लाइंट मौजूद हैं, बाद में वो 10 लोगों से सप्लाई ले रहा है तो उसमें से एक अपना भी यूनिट लगा ले। सही है तो सर। ट्रेडर कम मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर जो है वो हमेशा लॉस में जाता है। हमारा पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। ऐसा ही है सर, लेकिन बिल्कुल। मैं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, और फिर भी इस लड़ाई को वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। जी मेरी सर, दुआएं भी और बिल्कुल ऐसा ही हमदर्दियाँ भी है उनके सर। साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर शुक्रिया। आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।